हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और जो एक और कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। और कंपनी का जो आईपीओ है उसकी बेसिक डिटेल सबसे पहले समझ लेते हैं कि 9 से 11 सितंबर तक ये आईपीओ खुल रहा है। जो प्राइस बैंड है वो 228 रुपए से 240 रुपए का है। और इस आईपीओ से कंपनी टोटल 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 250 करोड़ का जो है वो एफएस है और 250 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए कंपनी उठा रही है। कंपनी क्या करती है, बेसिक जो हम वेबसाइट से कंपनी को समझ पाए वो ये है कि कंपनी जो है वो ट्रैक्टर एक्सेल्स, ट्रक कंपोनेंट्स और एंसिलरीज बनाने के बिजनेस में है। लेकिन कंपनी का बिजनेस डिटेल में समझने के लिए कैसे शुरू हुई, क्या किया, जर्नी क्या रही और कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सारी चीजें उनके पास हैं सप्लाई करने के लिए ओईएम्स को, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं मिस्टर सुधीर राय जो कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मेरे साथ हैं कुणाल राय जो कंपनी के डायरेक्टर एंड सीएफओ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कंपनी का बिजनेस हम लोग बेसिक रिसर्च वेबसाइट पर जाके कर पाए, उसे हमने समझा, लेकिन आपने जिस बिजनेस को बनाया है आप उसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपने कैसे शुरुआत की, कैसे बनाया और कैसे आप इस जर्नी को यहाँ तक लेकर आए? बिल्कुल। ये हम लोग की जो बिज़नेस था, ये हम लोग ने 30 साल पहले शुरू किया था। और हम लोग ने शुरुआत की थी जमशेदपुर से ही। और उधर ही हम लोग ओवर द इयर्स एंड डेकेड्स हम लोग की ग्रोथ उधर ही थी। तो कंपनी का मेन आइटम्स जो हैं वाज इन एमएनएचसीवी सेगमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स इन एमएनएचसीवी सेगमेंट। और ये सारे मोस्टली फोर्ज्ड पार्ट्स थे, क्रिटिकल सेफ्टी फोर्ज्ड पार्ट्स। और हम लोग एक ओईएम से शुरू किए, फिर डाउन साउथ के उधर भी हम लोग ने शुरू किया था हम लोग का बिजनेस। और ट्रैक्टर के ओईएम के पास गए, ताइवान के ओईएम के पास गए, जो हम लोग सप्लाई करते हैं जिनको। और ये सालों में हम लोग ने ना तो सिर्फ प्रोडक्ट रेंज अपना बढ़ाया, लेकिन अपना कस्टमर बेस भी बहुत बनाया, बहुत बढ़ाया था। फिर अभी हम लोग का 2019 में हम लोग एक नए सेगमेंट में बिजनेस कर शुरू किया था। ये सेगमेंट है आपका ट्रेलर एक्सल्स और सस्पेंशन। सो अगर आप देखेंगे, ये ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन के सेगमेंट में हम लोग की ग्रोथ बहुत हुई है, बहुत बहुत बड़ी है। और बहुत कम समय में हम लोग एक मेजर प्लेयर बन गए हैं इंडिया में ये सेगमेंट में। और ग्रोथ कंपनी का सेल्स की तरफ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये सेगमेंट आने से हम लोग की बहुत ग्रोथ हुई है। अभी हम लोग आईपीओ जा रहे हैं। इट इज़ मेनली टू केटर टू द ग्रोथ ऑफ दिस। मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट वी विल बी मेकिंग इन दिस फील्ड, इन न्यू एक्सट्रूजन प्लांट हम लोग जो डाल रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज लाना चाहते हैं इस फील्ड में। और हम लोग का एक और ग्रोथ फैक्टर है, हम लोग एक्सपोर्ट्स भी शुरू करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए हम लोग ने दो बहुत अच्छी कंपनीज से हाथ जोड़े हैं। एक है यूरोप में और दूसरा जापान में। उधर हम लोग ने काफ़ी कंपोनेंट्स उन लोग के साथ डेवलप किया है। और एक के साथ तो हम लोग का बिजनेस दिसंबर 2023 से शुरू हो गया, किक स्टार्टेड हो गया। और ये साल में हम लोग का दूसरा कस्टमर भी हम लोग का सप्लाई शुरू हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी हम लोग को जो प्लान है, उसमें भी हम लोग को ये इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। बिल्कुल। तो दिस इज। कुणाल जी, हाँ आपसे जी। समझना चाहता हूँ फाइनेंशियल्स पर कि हाँ जी। कंपनी इस वक्त 250 करोड़ का फ्रेश कैपिटल जुटा रही है, 250 करोड़ का ओएफएस है। हम्म। तो ओएफएस में कौन स्टेक सेल कर रहा है, हाँ जी। और दूसरा जो फ्रेश कैपिटल आप रेज कर रहे हाँ हैं जी। उसको आप कैसे प्लान कर रहे हैं डिप्लॉय करने का, किन चीजों में डिप्लॉय करेंगे? हाँ जी। तो करंटली हमारी जो कंपनी है 100% फैमिली ओल्ड कंपनी है। और मिस्टर सुधीर राय एंड मिस अनीता राय, दे वुड बी सेलिंग देयर स्टेक सिंस दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स। और अगर हम फ्रेश इशू की बात करें, हम करीब 250 करोड़ रेस कर रहे हैं, जिसमें से 70 करोड़ जाएंगे टुवर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी केपेक्स प्लान्स। 90 करोड़ का हम प्लानिंग कर रहे हैं रीपेमेंट ऑफ आवर लोन्स, एंड 30 करोड़ जाएंगे, एलोकेशन रहेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की।
तो हमारा ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में आप अगर एक CAGR देखें तो वो 44.2% है। हमारा टॉप लाइन जो FY24 का था वो 620 करोड़ का था। तो अभी ये जो नया केपेक्स का प्लान है हमारा, इससे हम यही होप करते हैं कि कंपनी एक अच्छे हाइट्स में ग्रो करे। बिल्कुल। कुणाल जी, चूंकि आप कंपनी के CFO भी हैं, हाँ जी। फाइनेंशियल्स का पार्ट पूरा आप संभालते हैं, हाँ जी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ जो 90 करोड़ का आप डेट रीपे करने की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी। इस वक्त कितना कर्ज है, और जब आप ये 90 करोड़ रीपे करेंगे तो बुक्स पर कितना कर्ज रह जाएगा, इसका मैं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बेसिकली समझना चाहता हूँ। क्या हमारा होगा? जो टोटल डेट है वो करीब 128 करोड़ का डेट है, जिसमें से हम 90 करोड़ इसको रीपेमेंट अभी कर रहे हैं। और पर मेन हमारा है टुवर्ड्स आवर केपेक्स का प्लान। हमारे मार्जिन अच्छे हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की तरफ से। हमने FY24 में एबिटा मार्जिन 13.02% का डिलीवर किया। हमारा पैट मार्जिन 7.2% था FY24 में, और लास्ट 3 साल में ये मार्जिन्स हमारे बड़े ही हैं। और जो कंपनी प्लान कर रही है एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी की तरफ और एक्सपोर्ट की तरफ, यही होप है कि मार्जिन हमारे बेटर होते रहें। सुधीर जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि पिछले 3 साल में मैं देख रहा था ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कंपनी का, तो मैं प्रॉफिट पे बेसिकली देख रहा था कि प्रॉफिट की जो शुरुआत हुई है, अगर 3 साल में देखें FY22 से 24 तक आने में, लगभग जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। तो बेसिक मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिजनेस में क्या चेंजेस आपने किए, या क्या रेवेन्यू के सोर्स नए जुड़े, जिसकी वजह से प्रॉफिट और रेवेन्यू में इतना शानदार जंप जो है वो देखने को मिला है। इसमें देखो, एक तो स्केल भी हुआ है, ठीक है। अगर आप 3 साल पहले देखें, सेल मेरे ख्याल से 297 करोड़ से अभी ये 620 है। इट इज़ मोर देन डबल्ड, ठीक है सर। एक स्केल से भी हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा ये जो सेगमेंट है आपका ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन, अभी ये हमारे टॉप लाइन में 46% 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये छोटे टाइम में ही दिस सेगमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 45% ऑफ आवर टॉप लाइन। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि भाई हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव की है। देखिए, ट्रेलर एक्सल्स और सस्पेंशन जो है ना, ये प्रोप्राइटरी डिज़ाइन है, हम लोग की अपनी डिज़ाइन है। तो हम लोग के बिज़नेस में जो प्रोप्राइटरी पार्ट्स होते हैं ना, उसमें मार्जिन्स थोड़े से अच्छे रहते हैं, और कंपोनेंट जो मोस्टली टू प्रिंट होते हैं, मतलब OEM डिज़ाइन होते हैं, उसमें मार्जिन्स थोड़ी सी कमाना पड़ता है ज़्यादा। तो बस यही है कि, और आगे हम लोग ने एक और इन्वेस्टमेंट भी की है, हम लोग ने अपना फाउंड्री लगाई है, ठीक है। अभी ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ब्रेक ड्रम्स और हब्स। पहले हम लोग की ये खरीद थी, और अभी हम लोग अपना बना रहे हैं। तो उससे भी, और ये कम से कम नहीं तो 30% इनपुट कॉस्ट में आ रहे थे। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाने से भी हम लोग का मार्जिन्स बढ़े हैं। ओके, बिल्कुल। एक चीज मैं देख रहा था, ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो मेन 5 कस्टमर से है, तो इसको क्या आप एक रिस्क के तौर पे देखते हैं, या इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं कि आपके रिलेशंस क्योंकि बहुत स्ट्रांग है उस आपके क्लाइंट से, और आप जो बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट भी प्रोप्राइटरी हैं, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, या इसको आप एक छोटे रिस्क के तौर पे देखते हैं कि अगर इन कस्टमर से थोड़ी परेशानी होती है तो रेवेन्यू डाउन हो सकता है? हम लोग के पास एक तो जो कस्टमर्स हैं, टॉप 5 कस्टमर्स आप बोल रहे हैं 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है, लेकिन ये रिस्क नहीं रहता है। ये मतलब एक तरह से डी रिस्किंग है। अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे, तो बहुत सारी कंपनी आप देखोगे कि जिसके पास सिंगल कस्टमर के साथ वो उसकी पूरी ग्रोथ हुई है। कम से कम हम लोग का जो है बिजनेस, ये स्प्रेड आउट है, और हम लोग ने ऐसे रखा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा कस्टमर हो हम लोग का, ही इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 19% ऑफ आवर टॉप लाइन। So we have de-risked on our customer base, the type of parts that we make. तो हम लोग का de-risking एक मेजर पॉलिसी रहा है शुरू से।
एक डी रिस्किंग करो और दूसरा आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो। कुणाल जी, हाँ जी। मैं आपके पास आना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर कि जैसे सर ने बताया कि आपके जो मेजर कस्टमर्स का पार्ट है उन्होंने समझाया कि हाँ जी। वो एक रिस्क नहीं है, वो एक तरह से एक ऐसा एसोसिएशन है जो लॉन्ग टर्म का है और चलता आ रहा है। लेकिन मैं जब ये देख रहा था कि दो प्रोडक्ट्स हैं जो मेनली दो सेगमेंट हैं, एक तो है आपका ट्रेलर एक्सल एंड सस्पेंशन और दूसरा जो है वो आपका ट्रक कंपोनेंट्स। हाँ जी। इससे जो है वो रेवेन्यू का करीब करीब 90% के आसपास का हाँ जी। कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी। तो क्या आप किसी और प्रोडक्ट में भी अपने को एक्सपेंड करते हुए देख रहे हैं अभी नियर फ्यूचर में, हाँ जी। या इन प्रोडक्ट्स में इतनी अच्छी रेवेन्यू और इतनी अच्छी ग्रोथ आपके पास है कि इसको ही आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं? हम एक्चुअली हैं 3 सेगमेंट में। जो तीसरा सेगमेंट जो है वो है ट्रेलर सेगमेंट। ये एमएनएचसीवी सेगमेंट का ही एक पार्ट है, बट इसमें क्या है कि जो अपने एंड कस्टमर्स रहते हैं वो एक ट्रेलर फैब्रिकेटर्स रहते हैं, और एज कंपेयर टू जो हमारा दूसरा बिजनेस है वो डायरेक्ट ओईएम और टायर 1 को रहता है। तो ओईएम में हम बहुत सालों से कस्टमर्स लाइक अशोक लेलैंड के साथ जुड़े हुए हैं 18 साल से, और अपनी ट्रेलर सेगमेंट में हम 2019 से टाटा डीएलटी के साथ काम कर रहे हैं, और उसके अलावा करीब 200 कस्टमर को हमने ये सेगमेंट में सर्व किया है। तो हमारा 3 सेगमेंट है। एक है अपना एमएनएचसीवी सेगमेंट, ट्रैक्टर सेगमेंट जिसमें हमारा करीब 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है, और ट्रेलर सेगमेंट भी है जो करीब 44% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है। एक चीज और, मैं चूंकि जब बिजनेस को समझ रहा था तो रॉ मटेरियल को देख रहा था। हाँ तो जी। क्या अब चूंकि आपके रॉ मटेरियल स्टील है हाँ जी। तो उसके फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं हाँ जी। मंथली बेसिस पर भी, कभी 2 महीने हाँ जी। 3 महीने में फ्लक्चुएशन होते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके कोई सप्लायर से हाँ जी। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या फिर वो उसके हिसाब से आपके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका? तो हम शुरुआत से ओईएम बिजनेस और टायर 1 बिजनेस में रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस रहते हैं वो गवर्न होते हैं स्टील मिल्स और ओईएम्स के बीच में, ताकि उसकी अगर कोई भी इंक्रीज रहे जो सप्लायर हैं वो कॉम्पेंसेटेड रहें। तो वी डू नॉट डिपेंड ऑन स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन। हमें अगर इंक्रीज रहती है तो हमें अपने ओईएम से कॉम्पेंसेशन मिल जाती है। अगर डिस्कशन थोड़े से लेट रहें तो हमें रेट्रोस्पेक्ट पहले से ही वो इंक्रीज मिल जाती है, और जब लोहा का दाम कम होता है तो इन द सेम मैनर हमें वो सर्टेन है जो डिक्रीज है वो अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है। सो बेसिकली जो भी फ्लक्चुएशंस हैं वो कस्टमर्स को, आप क्लाइंट्स को हाँ पास ऑन जी। कर देते हैं। हाँ जी। सर, आपने शुरुआत की एक वेयर हाउस से, एक प्लांट से बेसिकली, और 5 प्लांट तक आप आए हैं। अब मैं एक फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट आपसे चाहता हूँ कि आप आगे जो है वो ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या देख रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ लगातार, ये जो मार्जिन है, ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ये आगे कंटिन्यू रहेगी? इसके लिए क्या ड्राइवर्स आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो है ना ड्राइवर्स को ड्राइव करती है, ठीक है। और अभी 2 साल पहले एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई है विच वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट आल्सो। तो ये अभी तक लागू नहीं हुई है स्क्रैपेज पॉलिसी, और इसको लागू करने के लिए स्क्रैपेज यार्ड्स बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी पुरानी गाड़ी ले जाए उसको ठीक कॉम्पनसेशन मिले। लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। ये नहीं है कि ये शुरू नहीं होगी, ये ज़रूर शुरू होगी। वी एक्सपेक्ट इन दिस ईयर इटसेल्फ दिस देयर विल बी अ बिग किक स्टार्ट। तो स्क्रैपेज पॉलिसी will contribute to the growth. Okay, number 1, vehicle norms, safety norms are improving. Okay, so this will also create growth. Okay, हर एक जो ड्राइवर है उसकी यही कोशिश होती है कि मैं एक अच्छी गाड़ी चलाएं। मतलब वो तो बेचारा most of the time he is on the road only transporting में, so he likes to have his comfort, and now the new norms are to the driver's comfort, to the driver's safety, so these will also bring in growth. ठीक है। फिर ये logistic parks जो बन रहे हैं across the country, this will be a game changer for the flow of material. ये hub and spoke method
जैसे पूरी दुनिया में चलती है और वैसे ही इधर आ रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा हब एंड स्पोक, क्योंकि सारे बड़े शहर में बड़ी गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती हैं, तो आपके लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए हैं ताकि ये बड़ी गाड़ियाँ आ जाएं बाहर और उधर से छोटी गाड़ियों में माल शहर के अंदर जाए, और इसमें ट्रैफिक, एनवायरनमेंट सब कुछ का और इस यही तरीके से यही लाइन से बिजनेसेस सब जगह दुनिया में एडवांस नेशंस में चल रही है। हम लोग ला रहे हैं अभी, हम लोग को ये चीज़ बहुत पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन बेटर लेट देन नेवर बोलते हैं। ट्रू ट्रू। बहुत शुक्रिया सुधीर जी और Okay. कुणाल जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया, फाइनेंशियल्स पे भी हमने बात की और ग्रोथ के ड्राइवर्स भी आपने बहुत अच्छे से बताए। एक बार मैं आपको कंपनी के आईपीओ की डिटेल बता दूं तो कंपनी का आईपीओ खुल रहा है 9 सितंबर को, क्लोज होगा 11 सितंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 228 रुपए से 240 रुपए का है। इस आईपीओ से कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 250 करोड़ ओएफएस है और 250 करोड़ का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का इस्तेमाल कहाँ होगा वो हमने मैनेजमेंट से समझा। तो ये ओवरऑल कंपनी की टॉप मैनेजमेंट थी जिससे हमने बात की। बहुत शुक्रिया सुधीर जी Thank और you. कुणाल जी आपका। थैंक यू।